भारत में जाति व्यवस्था एक जटिल सामाजिक सच्चाई है जिसे समझे बिना सामाजिक न्याय की बात अधूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर सतीश देशपांडे के विचार जो जाति जनगणना की जरूरत, उसके प्रभाव और इससे जुड़े सामाजिक व नीतिगत पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। क्या जाति जनगणना सामाजिक बदलाव का उपकरण बन सकती है? आइए इस जरूरी चर्चा की शुरुआत करें। सर, आपसे एक सवाल है मेरा कि व्हाट इज इंडियाज एवर चेंजिंग रिलेशनशिप विद कास्ट? This is a very large question, and I have been thinking and working on this question for a long time now. So please bear with me while I Please, sir. talk about this. हमारे देश का जाति के साथ रिश्ता कैसा रहा है और इतना, मेरे हिसाब से इतना अजीब क्यों रहा है? आज़ादी की लड़ाई से पहले हम जाते हैं कि हम क्या चाह रहे थे। बहुत ही सामान्य स्तर पर हम कहें तो ये लड़ाई थी कि हम भी एक आधुनिक देश बनना चाहते हैं, आधुनिक राष्ट्र बनना चाहते हैं, कि हम भी आधुनिक हैं, हम बर्बर नहीं हैं, हम वो कोई पुरानी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन इस तरह से जो कहा जाता था, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारे बारे में लिखते थे, वैसे हम नहीं हैं, हम भी मॉडर्न हैं। तो मॉडर्निटी में एक बहुत बड़ा विचार है इसके साथ जो आता है, कम से कम विचार के स्तर पर, और वो है बराबरी का। तो आधुनिक राष्ट्र क्या है? आधुनिक राष्ट्र के लिए ये जरूरी है, लाजमी है कि उसके नागरिक कम से कम नैतिक तौर पे और कानून के तौर पे बराबर हों। हम सब जानते हैं कि हर देश में गैर बराबरी है और रही है, हमेशा रही है, लेकिन एज ए प्रिंसिपल द मॉडर्न नेशन रिक्वायर्स हॉरिजॉन्टल सिटीजनशिप। तो अगर ये एक मूलभूत धारणा है आधुनिकता की, तो हम आधुनिक कैसे बने? क्योंकि हमारे समाज की एक तरह से उसकी परिभाषा थी कि ये जातिगत समाज है, जातिग्रस्त समाज है। सो कास्ट वॉज अ फंडामेंटल डिफाइनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड कास्ट इज द ऑपोजिट ऑफ इक्वालिटी। कास्ट इज built on the idea of hierarchy, on the idea of inequality, and not just in practice inequality, which was true everywhere in history, but in principle inequality. जातिगत जो नियम है हमारे, जैसे मनुस्मृति से आते हैं या कहीं से भी आते हों, हमारे ग्रंथों से जो आते हैं नियम, वो नियमों के अनुसार बाकायदा हमारा समाज गैर बराबरी पर आधारित था। तो आप आधुनिक कैसे बनोगे? तो इसलिए जाति ही एक ऐसा संस्थान था जिसको लेकर के हमारे मन में बहुत गहरा एक तरह का दुविधा थी, एक तरह की दुविधा, और एक बहुत भयंकर संकोच, शर्म भरा हुआ था हमें। आप इसकी तुलना कीजिए गरीबी के साथ। हमारा देश बहुत गरीब था, और जब ये उपनिवेशिक काल समाप्त होने का आया, तब तक तो बहुत ही गरीब था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉलोनियल पीरियड वी हैड बिकम रियली क्वाइट पुअर। पर गरीबी हम उसे शान से स्वीकारते थे कि हम गरीब हैं, क्योंकि ये सारी गलती ब्रिटिश साम्राज्य की है। लेकिन जाति के बारे में आप क्या कहेंगे? हमने कोशिश की है कहने की कि ब्रिटिशों ने जाति को और भड़काया, उसको और गहरा किया, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। लेकिन मूलभूत तौर पे ब्रिटिश तो नहीं लाए जाति ना, जाति तो हमारे पास पहले से ही थी। हम ये कह सकते हैं कि हम पहले बहुत अमीर थे और ब्रिटिश ने हमारे पास हमको जबरदस्ती हमें गरीब कर दिया, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने जबरदस्ती हम पर जाति थोपी। तो जाति बिल्कुल देशज संस्थान है और वो आधुनिकता के खिलाफ है। तो इस संस्था, और ये समाजव्यापी संस्थान है, इट सैचुरेट्स आवर सोसाइटी, सो इट्स नॉट अ सिंपल थिंग टू बी abolished, and yet as a nation we were forced to quote unquote abolish caste. How do you abolish a way of life? जो संस्थान आपके रोज की जिंदगी को, दैनिक जीवन को संचालित करता है, उसका उन्मूलन कैसे संभव है? तो इसको लेकर के हम में जो दुविधा थी, जो संकोच, शर्म वो थी, उसी को हम व्यक्त करते आए हैं अलग अलग तरीकों से। So we have been expressing this deep ambivalence and sense of shame about this institution in different ways. So it's a kind of repressed thing that is coming out. इसको हम दबा करके रखते हैं, ये हमारे अवचेतन में है। तो इसका क्या हुआ? आज़ाद हुए हम, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया कि हमारे नए संविधान में हमने कहा कि अब से जाति खत्म। उसी जाति के कारण हमें ये मानना पड़ा कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है
जिसको सदियों से हमने दबा के रखा है जाति के नाम पर, और बाकायदा केवल व्यावहारिक तौर पे नहीं, गैर बराबरी नहीं, लेकिन नैतिक और कानूनन गैर बराबरी। तो उसका कोई मुआवजा तो कुछ देना पड़ेगा, तो हमने रिजर्वेशन लाया। तो वही संविधान एक तरफ कहता है कि अब जाति खत्म है, अब नए संविधान ने हमें एक गणराज्य बना दिया है, हम गणतंत्र हो गए हैं, वी आर ए रिपब्लिक नाउ, नो मोर कास्ट distinctions. The same constitution recognizes certain castes and makes space for them, special provisions for them. On the one hand, जो ऊपरी तौर पे लगता है कि ये तो बहुत प्रगतिशील कदम है, ऐसा तो होना ही चाहिए था कि एक तरफ तो जाति का उन्मूलन तो लाजमी है, इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, या इसको साथ रखते हुए हम आधुनिक कैसे कहला सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी सही है कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको जाति से बहुत नुकसान हुआ है और उसका मुआवजा हमें देना है। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम हो गया। और इसके पहले जो आपने भी सुना होगा, कईयों ने सुना होगा, 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट नाम का एक समझौता हुआ था, जिसके तहत रिजर्वेशन जो बाद में आया उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। तो फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्वेशन वाज डिसाइडेड इन द पूना पैक्ट ऑफ 1932, द फर्स्ट टाइम दैट गांधी वेंट ऑन अ फास्ट अनटू डेथ, द फर्स्ट इशू ऑन विच ही वेंट, कि दलितों को और आदिवासियों को अलग निर्वाचन समूह नहीं बनने देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट उनको नहीं मिलेगा, आप हिंदुओं के तहत ही वोट मांगो और आपको हम खास जगह देंगे। सो दैट वाज वर्कड आउट एट दैट टाइम एंड इट वाज थॉट कि हमने जाति के समस्या को सुलझा दिया। रिजर्वेशन जो पुरानी जो हमारा ऋण है, हमारा जो कर्जा है, वो हमने चुका दिया, एक झटके में हमने चुका दिया। तो आप देखिए विडंबना क्या है, द आयरनी ऑफ दिस, ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। द वेरी पीपल हु benefited the most from caste could convert their caste-based capital after independence into secular capital. And the very people who suffered the most from caste were forced to, in a sense, fly the flag of caste always in order to get something from the state. Because they needed the state. They did not manage to accumulate, quote unquote, convert, they had no caste capital, so they could not convert it into quote unquote merit. मुझ जैसे लोग, जैसे मेरा ही आप उदाहरण लीजिए, मेरे दादा के पास 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, यानी उनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, जाति के कारण वो पेशवाई जो हुकूमत थी उसके तहत उनको पेशवाओं के लिए टैक्स इकट्ठा करने के लिए ये हक दिया गया था इस ज़मीन पर। तो जाति के कारण उनके पास ज़मीन थी, उस ज़मीन में से कुछ, मेरे दादाजी कुछ ज़्यादा होशियार नहीं थे, तो नए कानून जब आए आज़ादी के बाद तो बहुत सारी ज़मीन उसमें से चली गई। तो लेकिन फिर भी जो कुछ भी बचा था उसमें से कुछ ज़मीन बेच के मेरे पिताजी को और मेरे एक चाचा को, एक को मेरे पिताजी को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया। तो इंजीनियर का बेटा मैं, तो मुझे लगता है कि मेरा जाति से क्या लेना देना, मैं तो मेरिट का पुतला हूँ। लेकिन मैं मेरिट कैसे पा सका, महंगे स्कूल और अच्छे कॉलेज में मैं कैसे जा पाया, क्योंकि मेरे पिताजी इंजीनियर थे। मेरे पिताजी इंजीनियर कैसे बने, क्योंकि मेरे दादा के पास ज़मीन थी। मेरे दादा के पास ज़मीन क्यों थी, क्योंकि उनकी जाति फलाना थी। कुछ और जाति होती तो उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती और मैं यहाँ नहीं बैठा होता। लेकिन मेरी पीढ़ी तक आते आते ये जो मेरिट की भाषा है ये इतनी सुदृढ़ हो गई और लोग वाकई, ये मुझ जैसे लोग वाकई ये मानने लगे कि ये वो जो कुछ भी हैं वो केवल और केवल मेरिट के कारण है, उनका जाति से कुछ लेना देना ही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है जाति से, उनको हर बार जाति के परचम के नीचे उनको आंदोलन निकालना पड़ता है कि हमें कुछ दो, क्योंकि वो तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, और वो नहीं बन पाए तो फिर उनको स्टेट की मदद चाहिए। थ्रू द मार्केट उनको कुछ नहीं मिलेगा। और आज मेरे बेटे को अगर मुझे पढ़ाना होता कहीं, कोई चंदा वंदा दे करके किसी कॉलेज में, मैं कहीं भी पढ़ा सकता था, क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे थे। और क्यों पैसे थे, क्योंकि फलाना ये साथ। तो अब क्या होता है कि जब हम 60-70 के दशक में पहुंचते हैं, 70 के दशक तक पहुंचते हैं, तो एक पूरी पीढ़ी ऐसी तैयार होती है जो पूरी तरह से जाति से बनी है।
लेकिन उसको ऐसा होते हुए भी उसको ये पूरा एहसास है या यकीन है उसको कि उसका जाति से कुछ लेना देना नहीं है। तो एक तरफ तो ये तबका जो मानता है कि अब हम, ये जो चला था ना कि मेरी जाति हिंदुस्तानी, सारे ऐसे ही लोग हैं। आप ही सोचिए किसको ये मौका मिलेगा कि वो सोचे कि मेरी जाति नहीं है। जिसकी जाति कथित तौर पे निचली जात के हैं, उनको समाज हर रोज सिखाएगा कि तू इस जात का है, औकात में रह। अमीर ही तो कह सकता है ना कि मैंने सब तज दिया, मैं मामूली आदमी हूं, मुझे पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। गरीब कहेगा कि मेरा पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसको समाज बताएगा कि कितने औकात में हो तुम। जाति में एक बहुत बड़ी दरार आ गई है। जिनको जाति से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उनको लगता है आज जाति का मतलब केवल निम्न जाति है, हम जैसे लोगों का जाति से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ उन लोगों को लगता है जो इन कथित निम्न जातियों से है कि बिना जाति का नारा लगाए बिना हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो एक तबका वो हाइपर विजिबल हो गया, उनकी जाति हाइपर विजिबल हो गई, जाति के बिना वो कुछ भी नहीं पाएंगे। और एक तबके की जाति इनविजिबल हो गई। तो ऐसा होने से संवाद नामुमकिन है। देयर इज नो डायलॉग पॉसिबल between the two sides. So one of the primary meanings of caste by privileged people, almost invariably of upper caste, caste means lower caste. And ये सब reservation का झंझट, it is pulling us back to the ancient past which you have left behind. Our constitution abolished caste. ये सब political stunts हैं, सब बंद करो। And दूसरी तरफ जो लोग जूझ रहे हैं, जिस तरह की जो अर्थव्यवस्था बनी है और जिस तरह से अब बेरोजगारी है और कई सारी समस्याएं हैं, उनको लगता है कि हमारे पास और है क्या, जाति के अलावा हमारे पास है क्या और। तो ऐसे में इस तरह का बंटवारा है कि दोनों तरफ से आपस में बात करना कभी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जाति के बारे में हम अब पाते हैं कि हम गोल गोल घूम रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इसको लेकर के ये जो बहुत मौलिक दुविधा है हमारे देश के बिल्कुल केंद्र में, हमारी आत्मा में, देश की आत्मा में, ये इसका कोई इलाज नहीं हुआ अभी तक। ये कहानी है कि जाति को लेकर के हमारी इतनी सारी विडंबनाएं क्यों हैं, इतना सारा कंफ्यूजन क्यों है, और इसमें सोचने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। सबको रेडीमेड ओपिनियंस है सबके बारे में। और ये जब इनका जो टकराव होता है तो इसमें संवाद को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए जाति को लेकर के हमारे यहाँ इट इज एट द सेम टाइम one of the most visible issues in public life, and at the same time the least understood issues in public life.